हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। न्यू आदर्श क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी एसएससी पीईटी 24 अगस्त 2021 शिफ्ट 1 का आंसर की के बारे में। 24 अगस्त 2021 को यूपी एसएससी पीईटी का फर्स्ट शिफ्ट का आंसर की है और आप लोग इससे अपना आंसर मिला सकते हैं। तो चलिए आज का देखते हैं। पहला प्रश्न, आज का पहला प्रश्न है हमारा, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है। ऑप्शन 1 है शेरशाह सूरी, 2 है अकबर, 3 है अलाउद्दीन खिलजी और 4 है इल्तुतमिश। हमारा ऑप्शन दिया हुआ है ए में 4, 1, 3, 2, बी है 4, 3, 1, 2, सी है 1, 2, 3, 4 और डी है 3, 4, 1, 2। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन इल्तुतमिश, फिर अलाउद्दीन खिलजी, शेरशाह, अकबर, अर्थात 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2 अर्थात ऑप्शन बी। इसका सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन बी। अब देखते हैं इसको थोड़ा विस्तार से। शेरशाह सूरी का काल था, शेरशाह सूरी का काल कब था? तो शेरशाह सूरी जो है 1540 ईस्वी में बिलग्राम का युद्ध हुमायूं के साथ लड़ता है और 1545 ईस्वी में 1545 ईस्वी में इसकी मौत हो जाती है कलिंजर विजय के समय। तो इस प्रकार के इसका काल इसका जो है 1245 ईस्वी तक काल रहता, 1545 ईस्वी तक का काल रहता है। उसके बाद आ जाता है अकबर। अकबर का कालक्रम 1556 से 1605 तक है। अकबर का कालक्रम कब है? 1605 ईस्वी तक है। उसके बाद आ गया अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश का कालक्रम है 1210 से लेकर के 1236 ईस्वी तक कालक्रम रहता है। इस प्रकार हमारा सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? ऑप्शन ए है तुकाराम, बी चैतन्य, सी नामदेव, डी शंकराचार्य। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए तुकाराम। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए है लॉर्ड क्लाइव, बी लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड लिटन और डी है लॉर्ड रिपन। इसका सही जवाब क्या होगा? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न देखते हैं। चरक संहिता संबंधित है। ऑप्शन ए राजनीति, बी चिकित्सा, सी वास्तुकला, डी गणित। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अर्थात चरक संहिता का संबंध चिकित्सा से था। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन ए है 261 BC कलिंग युद्ध, 78 AD शक संवत की शुरुआत, 622 AD मुस्लिम युग की शुरुआत और डी है 1709 AD औरंगजेब की मृत्यु। इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अर्थात औरंगजेब की मृत्यु 1709 ईस्वी में। बाकी सभी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किसी भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा आंसर ए। अगला प्रश्न, सन 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई? तो इसका ऑप्शन है ए एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, बी है तिलक और लाला लाजपत राय, सी है तिलक और बिपिन चंद्र पाल और डी है तिलक और अरविंद घोष। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अर्थात तिलक और एनी बेसेंट। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न का मिलान करें। ऑप्शन ए है ब्रह्म समाज, बी रामकृष्ण मिशन, सी आर्य समाज और डी सत्यशोधक समाज। और इधर है 5 ऑप्शन, 1 स्वामी विवेकानंद, 2 दयानंद सरस्वती, 3 राजा राम मोहन राय, 4 के श्रीधरालू नायडू और 5 ज्योतिराव फुले।
या ज्योतिबा फुले कह सकते हैं। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय, अर्थात ए का 3 हो गया। तो चलिए देखते हैं बी में है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद, या फिर अर्थात बी का हो गया 1, ए का 3, बी का 1, 3 1। आर्य समाज दयानंद सरस्वती, या सी का 2, 3 1 2। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, यानी 5, 3 1 2 5, अर्थात हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी होगा। हमारा ऑप्शन क्या होगा? हमारा ऑप्शन होगा सी होगा। सही जवाब क्या होगा? सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए है सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। तो करो या मरो का नारा जो है महात्मा गांधी ने दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, बी पट्टाभी सितारमैया, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी जेबी कृपलानी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सलाल पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए है झेलम, बी रावी, सी चिनाब और डी ब्यास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात चिनाब। बसंत विषुव होता है, बसंत विषुव कब होता है? ऑप्शन ए 21 मार्च, बी 18 जून, सी 23 सितंबर और डी 22 दिसंबर। इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन ए, अर्थात 21 मार्च को। अगला प्रश्न है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो हम लोग जानते हैं कि राजस्थान का खेतड़ी जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, कहाँ स्थित है काजीरंगा? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी असम, सी पश्चिम बंगाल, डी केरल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अर्थात असम में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियाँ हैं? हिमालयी नदी तंत्र की नदियाँ हैं। ऑप्शन ए है कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि गंगा और ब्रह्मपुत्र ये दोनों नदियाँ हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं, इसलिए हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 और 3। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बैंक दर का अर्थ है? ऑप्शन ए है साहूकारों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, ये गलत है। बी अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, ये भी गलत है। सी बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर, ये भी गलत है। देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर, यही सही है, अर्थात हमारा डी सही है, जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं 17, यदि आरबीआई केंद्र कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? ऑप्शन ए है कोई असर नहीं होगा, बी घट जाएगा, सी बढ़ जाएगी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? ऑप्शन ए है पूंजीवाद, बी है समाजवादी, सी मिश्रित और डी वैश्विक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पूंजीवादी। हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? ऑप्शन ए है आरबीआई के गवर्नर द्वारा, बी है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, सी है वित्त मंत्री द्वारा, डी है वित्त सचिव। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 100 रुपये के नोट पर आरबीआई का गवर्नर का दस्तखत होता है, केवल 1 रुपया का नोट पर वित्त मंत्रालय का सचिव का दस्तखत होता है, बाकी सारे नोट पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फेमा का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए फंड एक्सचेंज मीडिया एजेंसी, बी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, सी फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन, डी फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केट एजेंसी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? ऑप्शन ए राज्य सूची में, बी समवर्ती सूची, सी संघ सूची और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राज्य सूची में। जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता का संबंध किससे है? तो राज्य सूची से है। अगला प्रश्न, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है।
तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था, ऑप्शन ए है मूल अधिकार, बी मौलिक कर्तव्य, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व और इनमें से कोई नहीं। तो पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन जो है अनुच्छेद 40 में किया गया है और अनुच्छेद 40 जो है हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 के अंतर्गत है और भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक का वर्णन है, इसलिए हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है ए अनुच्छेद 21 ए से, बी अनुच्छेद 19 से, सी अनुच्छेद 29 एवं 30 से, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 21 ए से। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जिसका संबंध अनुच्छेद 21 ए से है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? तो ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी भीमराव अम्बेडकर, डी वी.एन. राव। तो हम लोग जानते हैं कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित में निहित है? अल्पसंख्यक के हित में निहित है ऐसा वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी अर्थात अनुच्छेद 29। अगला प्रश्न, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं। ऑप्शन ए है प्रोटॉन, बी न्यूट्रॉन, सी मुक्त इलेक्ट्रॉन और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश वर्ष किसके मापने की इकाई है? ऑप्शन ए एक वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति, एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी और डी हवाई जहाज की गति। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय की गई दूरी को दर्शाता है, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कैल्शियम सल्फेट, बी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सी सोडियम बाइकार्बोनेट और डी सोडियम क्लोराइड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगला प्रश्न, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है। ऑप्शन ए 60%, बी 75%, सी 80%, डी 100%। तो हम लोग जानते हैं कि 24 कैरेट सोना जो है 100% खरा सोना होता है, इसलिए 18 कैरेट सोना जो है 75% खरा सोना कहलाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संतरे में बहुतायत में होता है तो 17 में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अर्थात विटामिन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एकल का विलोम शब्द है। एकल का विलोम शब्द क्या है? ऑप्शन ए बहुल, बी पर्याप्त, सी उपयुक्त, डी अकेला। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात बहुल। अगला प्रश्न देखते हैं, दर्प का पर्यायवाची शब्द। दर्प का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो ऑप्शन ए है तिरस्कार, बी है अहंकार, सी है व्यथा और डी है स्वाभिमान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात अहंकार। अगला प्रश्न, मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से शब्द चुनिए। ऑप्शन ए मर्मांतक, बी मनोहर, सी मदमस्त, डी मदमयी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी मनोहर। मन को हरने वाला मनोहर कहलाता है। अगला प्रश्न, गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ दोहों की रचना, थोड़े में बहुत कहना, बहुत बोलना, कम बोलना। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात थोड़े में बहुत कहना। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है तो क्या होगा? ए है महत्वाकांक्षा, बी महत्वाकांक्षा, सी महत्वाकांक्षा, डी महत्वाकांक्षा। तो इसका ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 में से हमें देखना है कि किस शहर में नहीं हुआ है और ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन से। ए अगरतला, बी रांची, सी चेन्नई, डी पटना। तो
तो इस ऑप्शन में जैसा कि हम देख रहे हैं, अगरतला, रांची, चेन्नई, ये तीनों जगह पर लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन किया गया है, जबकि पटना में इसका क्रियान्वयन नहीं किया गया है। अर्थात हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात पटना। अगला प्रश्न, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? ऑप्शन ए रिलायंस जियो, बी भारती एयरटेल, सी आइडिया, डी वोडाफोन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अर्थात रिलायंस जियो। अगला प्रश्न, बोल्ड परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका ऑप्शन है राजस्थान, बी हरियाणा, सी बिहार और डी मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, अर्थात राजस्थान। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा था? कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? ऑप्शन ए घाना, बी नाइजीरिया, सी अफ्रीका, डी सूडान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अर्थात घाना। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? ऑप्शन ए शिरीषा बांदला, बी श्रेया बादला, सी रितु कारीघाल और डी कल्पना चावला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अर्थात शिरीषा बांदला। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? ऑप्शन ए है योगेश्वर दत्त, बी सुमित मलिक, सी रविंद्र सिंह, डी पवन कुमार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात सुमित मलिक। अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है, भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी गोवा और डी हरियाणा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अर्थात हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019 से 2020 के लिए UDISE+ शुरू किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, अर्थात शिक्षा मंत्रालय। इसका शिक्षा मंत्रालय अभी कौन है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट में बताएं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेटर खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका ऑप्शन ए है विराट कोहली, बी MS धोनी, सी ईशांत शर्मा, डी शिखर धवन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, विराट कोहली। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल सुपेश भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए दिल्ली उच्च न्यायालय, बी गुजरात उच्च न्यायालय, सी सर्वोच्च न्यायालय और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न देखते हैं, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो वैसे कितने राज्य हैं जिसका नेपाल के साथ सीमा लगता है? ऑप्शन ए 5, बी 4, सी 3, डी 2। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अर्थात 5। अब देखते हैं कि कौन कौन ऐसा राज्य है जिसका नेपाल के साथ सीमा लगता है। तो वो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कोस्टारिका की राजधानी कौन सी है? कोस्टारिका की राजधानी कौन सी है? तो ऑप्शन ए है बीजिंग, बी सान जोस, सी दिल्ली और डी ढाका। इसका सही जवाब होगा सान जोस। अगला प्रश्न, केंद्रीय प्रदेश लक्षद्वीप का आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? ऑप्शन है ए तमिल, बी मलयालम, सी ग्रेट अंडमानी और डी सिहला। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात मलयालम। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? ऑप्शन ए 530, बी 540, सी 550, डी 552। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 552। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए है नेपाल, बी बांग्लादेश, सी अफगानिस्तान, डी म्यांमार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अर्थात म्यांमार। चलिए देखते हैं सार्क सदस्य देश कौन कौन से हैं। तो सार्क का सदस्य देश है भारत,
पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, है ना। ये सारे 7 जो देश जो है प्रारंभ में जब सार्क का स्थापना हुआ था 8 दिसंबर 1985 में, तब ये 7 देश जो है सार्क के सदस्य थे। अफगानिस्तान 2005 ईस्वी में इससे जुड़ा है, अर्थात कि प्रारंभ में सार्क में कुल सदस्य देशों की संख्या कितना था? 7। वर्तमान में भी कुल सार्क सदस्य देशों की संख्या कितना है? 8 है ना। लेकिन म्यांमार आज भी इसका सदस्य अर्थात सार्क का सदस्य देश नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है? अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए बेंगलुरु, बी दिल्ली, सी औरंगाबाद, डी लखनऊ। तो अजंता और एलोरा की गुफा स्थित है आपका औरंगाबाद में, अर्थात ऑप्शन सी। चलिए अब देखते हैं कि अजंता और एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है। अजंता की गुफा का जो निर्माण है गुप्त शासकों द्वारा करवाया गया है, और एलोरा गुफा का निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया था? राष्ट्रकूट के द्वारा। ये प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना, और इसमें लोग अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं, इसलिए इस प्रश्नों को ध्यान में रखें, है ना। अजंता गुफा का निर्माण गुप्त शासकों ने किया है, और एलोरा गुफा का निर्माण राष्ट्रकूट वंश ने किया है, राष्ट्रकूट के शासकों ने किया है। जबकि औरंगाबाद का निर्माण किसने किया था? तो औरंगजेब ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ओणम किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? ऑप्शन ए है असम, बी केरल, सी तमिलनाडु और डी कर्नाटक। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी अर्थात केरल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सामने नज़दीक है? तो सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं कि सूर्य का निकटतम ग्रह बुध है, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब चलिए देखते हैं, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा हो गया? बुध हो गया। सूर्य का सबसे गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो शुक्र हो जाएगा। निकटतम ग्रह बुध, लेकिन गर्म ग्रह शुक्र। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? ऑप्शन ए है सीवी रमन, बी राजीव गांधी, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी मदर टेरेसा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। अब देखते हैं रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था। तो रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार जो है गीतांजलि की रचना के लिए दिया गया था, और वर्ष 1913 में दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए है मानव जाति के विकास के लिए, बी है उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य के लिए, सी है व्यापार और कृषि की उन्नति के लिए, और डी है कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल करने के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कौन? ऑप्शन बी अर्थात उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है। ऑप्शन ए हिंसा और भ्रम, बी अहिंसा और प्रेम, सी आत्मीयता और समीपता, डी परिश्रम और ज्ञान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ये सब प्रश्न जो है गद्यांश से लिया गया है। गद्यांश आप लोग पढ़ चुके होंगे, इसलिए हमने यहाँ पर गद्यांश का जिक्र नहीं किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है ना। कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है किस प्रकार द्वारा? सत्य पालन द्वारा, मौन पालन द्वारा, अहिंसा द्वारा, भय द्वारा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अर्थात अहिंसा द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व क्या है? ऑप्शन ए धन और वैभव, बी धन और सम्मान, सी आध्यात्म और उपासना, डी शांति सुख और रचनात्मक कार्य। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी अर्थात शांति सुख और रचनात्मक कार्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय क्या है? नितांत आवश्यक है अर्थात अति आवश्यक है अर्थात बिल्कुल आवश्यक है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अर्थात बिल्कुल। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।